स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष शिक्षा। प्रिय दर्शकों, कल तक हमारी बातचीत जन्म कुंडली सीखें के पार्ट 1 को लेकर हुई थी। आज हम जन्म कुंडली देखें के पार्ट 2 के विषय में चर्चा करेंगे। कल तक हमने जाना जन्म कुंडली में लग्न किसे कहते हैं, दूसरा भाव किसे कहते हैं, तीसरा भाव किसे कहते हैं, चौथा भाव किसे कहते हैं, इससे लेकर पूरा 12वां भाव किसे कहते हैं तक। आपके सामने ये जन्म कुंडली 8 नंबर से शुरू हो रही है और 8 नंबर के आगे जो राशि आती है वो वृश्चिक राशि। इसका मतलब ये जो जन्म कुंडली है ये वृश्चिक राशि की है, मतलब वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है। अगर जन्म कुंडली में लग्न में ही चंद्रमा है, लग्न में ही चंद्रमा बैठा हुआ है, तो वह आपकी जन्म राशि कहलाएगी। मतलब 8 नंबर में चंद्रमा लिखा है तो आपकी राशि हो गई वृश्चिक राशि। हम जानेंगे जन्म राशि को जाना कैसे जाता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो वही उस जातक की जन्म राशि होती है। चंद्रमा चाहे अकेला हो या उसके साथ कोई अन्य ग्रह भी हो। कई कुंडलियों में लग्न भाव में ही चंद्रमा की स्थिति होती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। तब जन्म राशि और जन्म लग्न एक ही होती हैं, अर्थात प्रत्येक कुंडली में प्रत्येक दशा में जन्म राशि वही होगी जहां चंद्रमा स्थित है। इस जन्म कुंडली में 8 नंबर पर चंद्रमा लिखा है और 8 नंबर की राशि को वृश्चिक राशि कहते हैं। तो इस जन्म कुंडली में यह जो जन्म कुंडली है यह वृश्चिक लग्न की होगी एवं इस जन्म कुंडली के जातक की जन्म राशि जो होगी वह भी वृश्चिक होगी। अगर यह चंद्रमा 8 नंबर की जगह 9 नंबर में लिखा हुआ होता इस प्रकार, तो 9 नंबर के आगे की राशि जो है वो धनु राशि है, तो इस जातक की राशि जो होगी, जन्म राशि जो होगी वह धनु राशि कहलाएगी। अगर यह चंद्रमा 10 नंबर में लिखा हुआ होता तो 10 नंबर के आगे जो राशि है यानी कि मकर, तो इस जातक की जो जन्म राशि कहलाएगी वह मकर राशि कहलाएगी। इसी प्रकार जिस भी राशि में चंद्रमा जन्म कुंडली में स्थित होता है वही उस जातक की जन्म राशि कहलाती है। अंग्रेजी में जन्म पत्रिका को बेसिक हॉरोस्कोप या बर्थ चार्ट भी कहते हैं। यह जो आपके सामने बनी हुई है यह एक जातक की लग्न कुंडली बनी है। जन्म कुंडलियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। जन्म कुंडली में सबसे मेन या इंपॉर्टेंट जो कुंडली होती है वह लग्न कुंडली होती है, जिससे हम सभी विषय पर जातक के सभी विषय पर विचार करते हैं। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर जो आती है वह चंद्र कुंडली होती है, उससे भी सभी विषय पर विचार किया जाता है। होरा कुंडली आती है तीसरे नंबर पर, जिससे हम धन एवं संपत्ति के बारे में विचार करते हैं। इसके बाद में द्रेष्काण कुंडली आती है जिसपे हम भातृ सुख के ऊपर विचार करते हैं। सप्तांश कुंडली आती है जिससे हम संतान के विषय में विचार करते हैं एवं नवमांश कुंडली आती है जिससे हम स्त्री सुख यानी कि शादी के विषय में बात करते हैं। द्वादशांश कुंडली आती है जिससे हम माता पिता के सुख के ऊपर बात करते हैं एवं त्रिशांश कुंडली जो आती है उससे हम कामनाएं एवं स्त्री के चरित्र को लेकर उस पर बात करते हैं। जब ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ था तब उक्त विभिन्न प्रकार के विचार करने की परिपाटी प्रचलित थी, परंतु आजकल ये परिपाटी प्रायः समाप्त हो रही है। फिर भी कुछ विद्वान ज्योतिषी अभी भी इनका विचार करते हैं, जबकि मेहनत से कतराने वाले बहुत से ज्योतिष इसे अनावश्यक कहकर टाल देते हैं। तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ लग्न कुंडली पर चर्चा करेंगे, क्योंकि लग्न कुंडली देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय होता है। तो अभी तक हमने जाना कि जन्म कुंडली से लग्न कैसे देखी जाती है एवं किस भाव को कौन सा भाव कहते हैं एवं जन्म राशि कैसे जानी जाती है। अब हम ये विचार करेंगे कि जन्म कुंडली में कौन सा भाव किस चीज को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसे प्रथम भाव कहते हैं उसे हमने जाना कि उसे लग्न भी कहते हैं, और यह जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। इससे शरीर, जातक का शरीर, उसका रंग, रूप, आकृति, उसकी प्रकृति, स्वभाव, आत्मबल, दिमाग, स्वास्थ्य, शरीर की दुर्बलता कैसी है, पुष्टता कैसी है, कद कैसा है, उसका सिर कैसा है, उसको अपने जीवन काल में कितना यश मिलेगा, कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी, इसका विचार किया जाता है। जातक की दादी एवं उसके नाना के बारे में भी विचार अगर करना हो तो लग्न के प्रथम भाव से ही करेंगे। इसे हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि यह तन का भाव है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव को धन भाव कहते हैं। इससे धन, धान्य, सोना, चांदी, रत्न, कोष, संपत्ति, कुटुंब, नेत्र, वाणी, इन सब का भी विचार किया जाता है। द्वितीय भाव को वाणी का भाव एवं धन का भाव कहा जाता है, तो इसे हम सिंपली कह सकते हैं कि यह धन भाव है। जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है उसे पराक्रम का भाव कहा जाता है। पराक्रम यानी कि बल, पराक्रम, साहस, धैर्य, और अगर हम अपने शरीर में देखें तो हाथ, बाजू, छाती, इन सब का विचार किया जाता है, तो इसे हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि यह पराक्रम का भाव है।
जन्म कुंडली का चौथा भाव होता है सुख भाव। इसे हम सुख भाव कहते हैं या इसे हम माँ का घर कहते हैं। इस स्थान से सुख दुख, ऐश्वर्य, माता, घर, मकान, भूमि, भवन, वाहन, खेती बाड़ी, नदी, पुल, वस्त्र, आभूषण, मोटर कार, मित्र, और अगर हम अपने शरीर में देखें तो छाती का विचार किया जाता है। इससे हृदय और ससुर वगैरह का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। पंचम भाव, पंचम भाव संतान का भाव होता है। आपकी कुंडली में लव अफेयर्स का भाव होता है। ज्यादातर इसे संतान भाव से जाना जाता है। इससे संतान, विद्या, बुद्धि, भविष्य ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, यंत्र, तंत्र, मंत्र, यहाँ तक कि लॉटरी, प्रेमिका, इन सब का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। छठा भाव जो होता है इसे रोग भाव कहते हैं। सिंपल शब्दों में इसे रोग भाव कहते हैं। रोग, रिपु और ऋण का भाव यहाँ से किया जाता है। हमने जाना था कि षष्ठम भाव, अष्टम भाव एवं 12वां भाव त्रिक स्थान होते हैं, यानी कि दुख स्थान होते हैं। छठे भाव से शत्रु, झगड़ा, मुकदमा, युद्ध, सौतेली माँ, चोर, भय, बंधन, इन सब विषय में विचार किया जाता है। सप्तम भाव जो होता है ये आपकी पत्नी का भाव है। इसको हम दाम्पत्य जीवन का भाव कहते हैं। दाम्पत्य भाव, पति पत्नी, विवाह का सुख, स्त्री का सुख, व्यापार के लिए भी सप्तम भाव को ही देखा जाता है। अष्टम भाव आयु का भाव होता है। इसे कुछ लोग मृत्यु स्थान भी कहते हैं, परंतु इसे मृत्यु स्थान कहना उचित नहीं है। इसे आयु का स्थान कहना ज्यादा उचित होगा। इससे मृत्यु का निदान, आयु, आकस्मिक धन की प्राप्ति, इन सब चीजों का इससे विचार किया जाता है। नवम भाव जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, जिसको भाग्य भाव कहते हैं। जन्म कुंडली में आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, इससे इसका विचार किया जाता है। इससे धर्म का भी भाग्य, धर्म तथा भाग्य स्थान भी कहते हैं। धर्म, श्रद्धा, तीर्थ यात्रा, भाग्योदय कब होगा। नवम भाव से उच्च शिक्षा का भी विचार किया जाता है। दशम भाव को कर्म स्थान कहते हैं। कर्म स्थान के साथ साथ ये पिता का भाव भी है। इससे पितृ सुख, व्यापार, राज्याधिकार, उच्च पद की प्राप्ति का विचार किया जाता है। आप किस क्षेत्र में नौकरी करेंगे ये भी दशम भाव से देखा जाता है। जन्म कुंडली में जब भी दशम भाव के स्वामी की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है तब हमारे करियर में चेंजेस के चांसेस होते हैं। एकादश भाव यानी कि 11वां भाव, इसे लाभ भाव भी कहा जाता है। लाभ भाव मतलब आप अपने जीवन काल में कितनी आय कमाएंगे इससे देखा जाता है। अनेक प्रकार का लाभ, आशा, इच्छा, ऐश्वर्य, मित्र का सुख, विद्या का लाभ। और हम अपने शरीर में देखें तो बाएं कान का जो दायित्व होता है वह 11वें भाव से संबंधित है। 12वां भाव, इसको व्यय स्थान कहते हैं, इसको व्यय भाव कह सकते हैं। व्यय भाव से भी अनेक चीजों का विचार होता है। मोक्ष का विचार भी इसी से किया जाता है। आध्यात्मिक विद्या जो गुप्त विद्या होती है, हम अपना धन कहाँ खर्च करेंगे, खर्च का विचार। हानि जो होती है वह दान, व्यय, आत्महत्या का विचार भी करना हो तो जन्म कुंडली के 12वें भाव से होता है। नींद का विचार भी जन्म कुंडली के 12वें भाव से होता है। पांव का पंजा 12वें भाव से देखा जाता है। चाचा, बुआ इत्यादि का विचार 12वें भाव से करते हैं। यहाँ पर देखने वाली चीज ये होती है कि प्रथम भाव लग्न यानी कि आपका तन, इसके जस्ट सामने हमने कल जाना था कि जो आपका लग्न होता है यहाँ से सूर्योदय होता है एवं सप्तम भाव जो है उसके सामने वाला यहाँ पे सूर्य अस्त होता है। तो ये दोनों अपोजिट केसेस हैं। तो जो प्रथम भाव है उसका अपोजिट एकदम सप्तम भाव होता है। उसी प्रकार जो धन भाव है उसी का अपोजिट जो है वो अष्टम भाव होता है, आयु का भाव। देखने वाली बात यह है कि जो तृतीय भाव है वह पराक्रम का भाव है और उसके जस्ट सामने जो नवम भाव है वो आपके भाग्य का भाव है। इसलिए डिपेंड करता है कि आप जितना पराक्रम करेंगे उसी हिसाब से आपका भाग्य आपका साथ देगा। एक चीज और सोचने वाली बात है, चौथा भाव जो है ये माता का भाव है एवं दशम भाव जो है ये पिता का भाव है। जिस प्रकार लग्न के सामने वाला भाव सप्तम भाव था और ये आपके दाम्पत्य जीवन का भाव था, उसी प्रकार माता के घर के सामने वाला जो दशम भाव होता है, चतुर्थ भाव के सामने वाला जो दशम भाव होता है, यह भी इसी प्रकार अपोजिट होता है। पंचम भाव को हम ज्ञान भाव भी कहते हैं एवं ज्ञान भाव के सामने वाला जो होता है वह लाभ का भाव होता है। इसलिए यह आपके ज्ञान पर निर्भर करता है कि आप अपनी जीवन काल में कितनी आय करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में कारक होता है। भाव कारक की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दी गई है, आप इसको नोट करके साइड में रख सकते हैं। सूर्य देव जो होते हैं ये पहले भाव में एवं 9वें भाव में कारक होते हैं, 10वें भाव में दिग्बली होते हैं एवं 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। अति विशिष्ट कारक यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर 11वें भाव में सूर्य बैठे होंगे तो जब तक कुछ जीवन पर्यंत लाभ की कमी नहीं होने देंगे। इसी प्रकार अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा माता का कारक है, इसीलिए चौथे भाव में चंद्रमा कारक होता है। चौथे ही भाव में चंद्रमा दिग्बली भी होता है और पहले और 7वें भाव में चंद्रमा अति विशिष्ट कारक होते हैं। मंगल जन्म कुंडली के तीसरे और छठे भाव में कारक होते हैं।
10वें भाव में दिग्बली होते हैं एवं 10वें ही भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। इसी प्रकार बुध की बात करें तो चौथे भाव में एवं 10वें भाव में कारक होते हैं, पहले भाव में दिग्बली होते हैं एवं 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। अगर गुरुदेव की बात की जाए यानी कि देवगुरु बृहस्पति, तो दूसरे भाव, 5वें भाव, 9वें भाव, 10वें भाव एवं एकादश भाव में कारक होते हैं। लग्न में यानी कि पहले भाव में दिग्बली होते हैं एवं 5वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, क्योंकि ये ज्ञान के कारक हैं एवं ज्ञान के घर में हैं। शुक्र सप्तम भाव में कारक होते हैं एवं लग्न में दिग्बली होते हैं और 12वें घर में अति विशिष्ट कारक होते हैं। शनि 6वें, 8वें, 10वें और 12वें भाव में कारक होते हैं, 7वें भाव में दिग्बली होते हैं एवं 6वें और तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। राहु तीसरे, 6ठे और 10वें भाव में कारक होते हैं, जबकि केतु दूसरे भाव में कारक होते हैं और 8वें भाव में भी कारक होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल इस आगे के विषय को लेके उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।